नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। करीब 30 नक्सली मारे गए हैं। क्या है मोदी सरकार की नक्सलवाद के खात्मे की पूरी योजना, करेंगे विशेषज्ञों से चर्चा। बताएंगे संसद में किस मुद्दे पर आज दोनों सदनों में देखने को मिला जमकर हंगामा। चर्चा करेंगे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार किसानों पर क्यों चला रही है बुलडोजर। बताएंगे नागपुर हिंसा में कहां तक पहुंची अभी पुलिस की जांच। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ा प्रहार। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर, एक जवान भी शहीद। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगले साल 31 मार्च से पहले देश होने वाला है नक्सल मुक्त। पंजाब में किसानों के आंदोलन पर घिरी भगवंत मान सरकार। किसान संगठनों के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने खोला पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा। बीजेपी ने कहा किसानों की मांगें पूरी करने का वादा करने वाले चला रहे बुलडोजर। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों में कामकाज ठप। डिलिमिटेशन को लेकर डीएमके सांसदों के रुख पर सभापति ने जताई नाराजगी। लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदस्यों के व्यवहार पर उठाई आपत्ति। नागपुर हिंसा की जांच हुई तेज। 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का भी मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ भी एक्शन। हिंसा के 3 दिन बाद नागपुर में कुछ हिस्सों में कर्फ्यू हटाया गया। देश की रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को दी मंजूरी। T-90 टैंक्स, परमाणु टॉर्पीडो और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए इंजन की खरीद को हरी झंडी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के नक्सलवाद को खत्म करने के मुद्दे पर सुरक्षा बलों को आज बड़ी कामयाबी मिली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में करीब 30 नक्सली मारे गए हैं। बीते कुछ महीनों में नक्सलियों पर लगातार लगाम लगाने में सुरक्षा बल कामयाब हो रहे हैं। कई बड़े बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। इस मुठभेड़ में जो आज हुई है इसमें एक जवान भी शहीद हुआ है। तो गृह मंत्री अमित शाह समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जज्बे की तारीफ की है। नक्सलवाद पर करारा प्रहार, सुरक्षा बलों का एक्शन जोरदार, लाल सलाम की टूटी कमर, साल भर में नक्सलवाद का खेल खत्म। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सुरक्षा बलों के सघन अभियान ने नक्सलियों की नींद उड़ा रखी है। गुरुवार तड़के सुरक्षा बल माओवादियों पर काल बनकर टूटे। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस के जवानों ने एक विशेष अभियान चलाकर 30 से अधिक नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में घातक हथियार भी बरामद किए हैं। हालांकि इस अभियान के दौरान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसके साथ में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और कई प्रकार के अन्य हथियार भी इसमें बरामद हुए हैं। वहाँ वेस्ट बस्तर के सशस्त्र माओवादियों की उपस्थिति की सूचना हमें मिली थी। मुठभेड़ समाप्त होने के पश्चात और सत्ती समाप्त होने के पश्चात ही फाइनल जो है काउंट हम बता पाएंगे। नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम गंगालूर इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में तथा कांकेर जिला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। बीजापुर जिले में 26 नक्सली मारे गए और एक जवान की भी मृत्यु हो गई, जबकि कांकेर जिले में 4 अन्य नक्सली मारे गए। हमारे एक डीआरजी जवान बहुत दूर से मोदी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की अदम्य साहस और जज्बे की सराहना की। वहीं डीआरजी के जवान की शहादत पर शोक व्यक्त किया। माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि
31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान को भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी सफलता बताया। एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में अमित शाह ने कहा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में 113 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें से 97 बस्तर संभाग में, बीजापुर और कांकेर जिलों सहित 7 जिलों में मारे गए। सुरक्षा बलों की सफल ऑपरेशन के कारण नक्सलियों में बेचैनी है। सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुरक्षा बलों को आज नक्सल के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। किस प्रकार से बीते एक दशक में एक बड़ा अंतर देखने को मिला है नक्सलवाद के खिलाफ इस पूरी जंग में, तो उसमें नक्सल पर लगी लगाम। मार्च 2026 तक देश से नक्सल होगा खात्मा। ये बात लगातार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अगले साल मार्च में देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। नक्सल खात्मे को 2015 में बनी थी राष्ट्रीय नीति कार्य योजना, जिसमें जहां पे सख्ती भी थी तो विकास का पुट भी था। इस पूरी योजना में और संपूर्ण तरीके से सब चीजों को समाहित किया गया था। नक्सल के खात्मे के लिए 2014 से 24 यानी बीते 10 वर्षों में देखा जाए तो लगभग 3260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें तमाम प्रकार की जो जरूरतें हैं, जमीनी जरूरतें, उसको पूरा किया गया है। सुरक्षा ढांचा बढ़ाने के लिए 1741 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और बड़ी संख्या में इसके तहत एक ढांचा तैयार हुआ इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। खुफिया शाखा हो, विशेष बलों की मौजूदगी हो, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों को संख्या बढ़ाने की बात हो, इन सब पे बहुत तेजी से काम हुआ बीते एक दशक में अगर लिहाज से अगर बात की जाए। इसी तरीके से 221 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों का निर्माण हुआ। ये अपने आप में बहुत उन्नत किस्म के पुलिस स्टेशन होते हैं जहां हर प्रकार की सुविधाएं होती है और तब कई प्रकार का अपग्रेडेशन किया गया है। हेलीकॉप्टर हो या फिर बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की बात हो, 2014 से लेकर 25 तक 10-11 सालों में लगभग 1120 करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्योंकि बहुत से ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर पुलिस को हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ती है। कई प्रकार के ढांचागत सुविधाएं, अलग प्रकार की जरूरतें पड़ती है, उस पर भी काफी पैसा खर्च किया गया है। नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार मोदी सरकार अपनाए हुए है जब से वो सत्ता में आए हैं। उसी का असर है कि अब अगले साल इसका खात्मा होने जा रहा है। 2025 में अब तक 90 नक्सली मारे गए हैं और 104 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये महज 2025 के अभी शुरुआती 2.5-3 महीनों का ही जिक्र किया जा रहा है। 2025 में अब तक 164 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। तो यह आंकड़ा भी दिखाता है किस प्रकार से समर्पण भी बढ़ा है, आत्मसमर्पण, और नक्सलियों को ढेर भी किया गया है। 2024 अगर पूरे साल की बात की जाए तो 290 नक्सली मारे गए। इसमें कई बड़े कमांडर भी शामिल थे जो एक तरीके से लीड करते थे इन मुहिम को। 2024 में 1090 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो यह दिखाता है कि बड़ी संख्या में धरपकड़ भी लगातार इलाकों में की जा रही है। 2024 में 881 ने जो नक्सली थे उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया, यानी मुख्य धारा में वापसी के लिए भी बड़ी संख्या में लोग उस नक्सल मूवमेंट से छोड़कर वापस आ रहे हैं। 25 शीर्ष नक्सली कमांडर मारे गए हैं और हमने देखा कि बीते कुछ समय में तमाम बड़े ऐसे नाम जो दुर्दांत आतंकी के तौर पे या नक्सली कमांडर के तौर पे थे, उनका खात्मा किया गया। 2004 से 14 के बीच में, यानी यूपीए समय की बात की जाए तो उस समय 16,463 नक्सली घटनाएं, हिंसक घटनाएं हुई थी। यह आंकड़ा लगभग 16,500 के आसपास था। उसके बाद के अगले 10 साल यानी बीते 10 वर्षों में देखा जाए तो इसमें लगभग 53% की कमी आई है, जो लगातार इस बात को इंगित करती है कि नक्सलियों पे लगाम लगाई जा रही है। अगले आंकड़े की ओर जल्दी से जाते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से बीते 10 साल में सुरक्षा बलों की मृत्यु की संख्या में भी 73% की कमी आई है। यह दिखाता है, हालांकि एक भी मृत्यु अपने आप में दुखद है, लेकिन 73% की सिग्निफिकेंट कमी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट भी कहा जा सकता है। बीते 10 साल में नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। आम नागरिक भी इसका अपने आप में शिकार हुआ करते थे, लेकिन 10 वर्षों में इस पर भी एक बड़ी लगाम लगी है। 2014 में थे 126 जिले नक्सल प्रभावित, लेकिन अब महज 12 जिले बचे हैं। यह दिखाता है कि 126 से 12 तक का सफर बीते 10 वर्षों में कवर किया गया, यानी नक्सल लगातार सिकुड़ता जा रहा है। महज 12 जिले बचे हैं, पूरे देश भर की बात की जा रही। 5 वर्षों में 302 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स भी बने हैं कि रात के समय भी हेलीकॉप्टर्स वहां से उड़ सकते हैं या वहां पे लैंड कर सकते हैं। ऐसी सुविधाओं के साथ उनको लैस किया गया और 302 सुरक्षा कैंप बनाना अपने आप में पूरे उन इलाकों में जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से आज की घटना एक प्रकार से फिर से नक्सलियों पर लगाम लगाएगी, इससे पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, एक्शन जोरदार।
इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश कुमार मिश्रा जी पूर्व एडीजी हैं, बीएसएफ के, हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ वक्त निकालने के लिए। तो सवाल यही कि आज 30 बॉडीज रिकवरी की गई हैं। हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी कह नहीं सकते, शायद हो सकता है ये बढ़े, लेकिन लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, ये हमें विश्वास पैदा करता है 2026 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। आपने जो बताया 30 आपने साथ में लगा दिए कि ये बढ़ सकता है। मैं अभी क्या बता रहा हूं, टोटल अभी तक 32 सब बरामद कर चुके हैं। 28 तो निकाला गया गंगानगर में, जो बीजापुर में, और 4 कांकेर में, पंखापुर में। तो 32 सब जो है वो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। और इतने आर्म्स एम्युनिशन मिला है नक्सलाइट्स का, ये सबसे अच्छा ऑपरेशन है। और अमित शाह जी जो बताए थे, जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस हम गैदर करते हैं, सिक्योरिटी अपैरेटस गैदर कर रहे हैं, और सरेंडर पॉलिसी जो चल रहा है, साथ में जो विकास हो रहा है उस एरिया में, इससे पता लगता है कि डेफिनेटली 31 मार्च 26 तक नक्सलाइट्स का अंत होगा ही होगा। लेकिन ये जो आज जो सुबह 7 बजे से ऑपरेशन हुआ बीजापुर और कांकेर में, एक बहुत बड़ा नक्सलाइट लीडर आत्मसमर्पण किया था, सरेंडर किया था, जिसमें ये इंफॉर्मेशन दिया, इंटेलिजेंस दिया कि गंगापुर एरिया में, बीजापुर में इनका मीटिंग होने वाला है, कंसंट्रेट हो रहे हैं किसी कार्य करने के लिए। 3 प्लाटून उनका कंसंट्रेट हुआ था। ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जब मिला तो इमीडिएटली जब सिक्योरिटी फोर्सेस अपना उस एरिया को पूरा घेराव किए और वहां पर अभियान शुरू हुआ। जब कंटैक्ट एस्टेब्लिश हुआ, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुआ, और जिसमें से बेशक हमारा एक डीआरजी का जवान शहीद हुआ है। मैं एक चीज बताऊं, ऑपरेशन कैजुअलिटी जो है हमको लेना पड़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। उसको मैं सैल्यूट करता हूं उस जवान को, डीआरजी जवान को जो शहीद हुआ, वो अपना कर्तव्य करके शहीद हुआ। और वो ऑपरेशनल कैजुअलिटी लेना पड़ता है इतना बड़े बड़े ऑपरेशन में। लेकिन इस तरीके से अभी तक 32 सब बरामद किया गया है, और भी सब में बरामद किया जाएगा, जो मेरे को खबर मिल रहा है। सर एक चीज आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या बदला है, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या 60 और 70 के दशक से चली आ रही है, लेकिन बीते एक दशक में, 10 वर्षों में ऐसा क्या रणनीति में बदला गया है, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में क्या जमीन पे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से हमें ये नतीजे मिल रहे हैं? जो तरीका अभी जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स में बदला दिया गया है, जो जैसे इंटर स्टेट का जो बॉर्डर है उसके ऊपर निगरानी रखा गया है, कम्युनिकेशन के लिए और उनके ऊपर इंटेलिजेंस रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बीजापुर और वहां पर जो कांकेर का जो जंगल है, उसके अंदर हमारा कंपनी बेसिस और बटालियन बेसिस नया बनाया गया है। और जो आईआरबी बटालियन और जो डीआरजी बटालियन जो है, वो हमारे वही लड़के हैं जो उसी टेरेन से रिक्रूटमेंट किया गया है, और उनको उसी टेरेन में उनको ट्रेनिंग दिया गया है, और वो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है उनको अच्छी तरह जानते हैं। और एक और बड़ी चीज है, जो ट्राइबल एरिया था हमारा, उस ट्राइबल एरिया में जो हेल्थ, एजुकेशन और कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, वहां के जो लोग हैं वो अभी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस उनको जो दे रहे थे, अभी सिक्योरिटी अपैरेटस को इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ जो सरेंडर पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट ने और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया है, उसमें काफी नक्सलाइट लीडर्स जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा टेक्निकल चीज है, टेक्निकल अपैरेटस है, जो लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट है, जो वेपन्स है, और जो जवान का जो ट्रेनिंग है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुआ है। जी सर एक चीज ये, क्योंकि आपने जो बात कही उसी से समझना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमें जानकारी मिल रही, मतलब हमारी सुरक्षा बलों को ये विश्वास पैदा क्यों हुआ? जो आम लोग पहले नक्सलियों के लिए मुखबिरी का काम करते थे, उनके अंदर क्यों ये विश्वास पैदा हुआ कि अब वो सरकार और सुरक्षा बल के साथ खड़े दिखाई पड़ रहा है? ये बदलाव क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे उस एरिया के जो ट्राइबल्स थे, जो वहां पर हमारे पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, वहां पर उनको उनका वेलफेयर देखा गया, उनको रोजगार का पद्धति दिखाया गया है,
उनको मुख्य धारा में आने के लिए, उनका एरिया का डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दे करके जो है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी में और डीआरजी बटालियन में, आईआरबी बटालियन में उनको नियुक्त किया गया। और इवन जो 7वीं पास है उनको एजुकेशन दे करके 7वीं पास करा करके उनको रोजगार दिया गया, रिक्रूटमेंट किया गया और उनको ट्रेनिंग दिया गया। और ये जितना डेवलपमेंट कार्य हुआ, ये डेवलपमेंट का असर है। जी सर, एक चीज डेवलपमेंट का असर वो विश्वास बहाली पैदा करता है। सर एक चीज और, क्योंकि हमने देखा है कि पहले कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस, इंटेलिजेंस को लेकर, और दूसरा लीडरशिप। इन दो बातों पे मैं आपसे समझना चाहता हूं। जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें हम अमित शाह जी को देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप मेन है। जो कोऑर्डिनेशन नॉट ओनली विद इन वेरियस फोर्सेस इन ए स्टेट बट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। आप देखिए छत्तीसगढ़, आंध्र और ओडिशा, ये तीनों के बीच में जब भी मूवमेंट करते हैं, आजकल जो 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, आप देख रहे हैं कि जब भी मूवमेंट हो रहा है तो वो पकड़े जा रहे हैं। वहां मालकानगिरी से जब पेनिट्रेट करते हैं छत्तीसगढ़ को, तो अब इमीडिएटली वहां पर छत्तीसगढ़ के पुलिस और उड़ीसा के पुलिस दोनों मिलकर के पैरामिलिट्री फोर्स लेके उनको घेराव करते हैं। एक हो गया इंटर स्टेट, और हमारा जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो डीआरजी हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो और आईआरबी हो, इन सब के बीच में जो अभी जो इंटर कम्युनिकेशन जो हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है। और साथ साथ जो है फील्ड इंटेलिजेंस, मेन चीज है फील्ड इंटेलिजेंस, वो जो है हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, ताकि उनका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमको पहले से पता लग जाता है। और आजकल जो हो रहा है, उनका मूवमेंट हमें पता लगता है और हमारा मूवमेंट कभी भी उनको पता नहीं लग रहा, कि गांव वाले जो है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो सिक्योरिटी फोर्स का मूवमेंट उनको नहीं बताते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका जो एक तो है सरेंडर पॉलिसी, दूसरा जो एरिया का डेवलपमेंट, तीसरा जो हेल्थ फैक्टर, चौथा जो एजुकेशनल फैक्टर, पांचवा है जो कम्युनिकेशन फैक्टर, दूसरा है, छठा है दूसरा कम्युनिकेशन, जो वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बहुत बड़ी चीज है, जो उस एरिया का डेवलपमेंट विकास होने के बाद जो चीज हुआ है, उसका असर देखने को मिला ग्राउंड में। बिल्कुल सर, दो चीजें, क्योंकि अभी हम आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे कि बीते एक दशक में जो हमारे जवान हैं, उनकी मृत्यु की संख्या या फिर नागरिकों की संख्या में बहुत कमी आई। हालांकि एक भी मृत्यु बहुत दुखद है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी एक कमी देखने को मिली है। दूसरा चीज कि पुलिस को या जो भी सुरक्षा बल है, उसको जो हमने मॉडर्नाइज किया है, इक्विप्ड किया है तमाम अपग्रेडेड वेपन्स के साथ में, तमाम इक्विपमेंट्स के साथ में, इसका कितना फायदा मिला? क्योंकि इसके लिए बहुत वर्षों से लगातार काम हो रहा है जमीन पे, तब शायद ये फायदा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने सही बताया। जो आई टोल्ड यू, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, वार लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, पहले वही था। मैक्सिमम AK-47 लेके जाते थे, LMG लेकर के जाते थे। आजकल जो MP5 कार्बाइन लेकर के जाते हैं। और दूसरा जो है हमारा जो ऑटोमेटिक वेपन्स है, हम कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जो स्नाइपर राइफल्स होते हैं, लेटेस्ट स्नाइपर राइफल्स, हम उनको एम करके 3 किलोमीटर तक हम उनको मार सकते हैं। और हमारा जो वेपन्स है, absolutely automatic weapons and very easy to handle, very light, and that also including the clothes, जो क्लोथिंग दिया गया है, उसके साथ साथ जो उसको जो फिजिकल ट्रेनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग, ये जो चीज उनको दिया गया है, उसमें से काफी बढ़ोतरी हुआ है। लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट और वार इक्विपमेंट, इसमें काफी मॉडर्नाइजेशन आया है। साथ साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो मिला है। आप देखेंगे इसके पहले जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 32 नक्सलाइट्स मारे गए थे, उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। बिल्कुल कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का जो एक नया संगम और हमारे जवानों की बहादुरी का और जज्बा जो है, उसका मिश्रण जो है, वो हमें विश्वास दिलाता है कि अगले साल मार्च तक नक्सलवाद मुक्त देश हो जाएगा। सर फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व ADG BSF PK मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको कि किसानों के खिलाफ भगवंत मान सरकार, जो पंजाब की भगवंत मान सरकार है, वो एक्शन में क्यों नजर आ रही है, किसानों पर बुलडोजर क्यों चला रही है, क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, इस पे होगी हमारी नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन सुनहरी सोच प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बनर्जी दा क्यों नाचो दादा? सर, मेरा सोना मेरा बेटा को लैपटॉप दिला रहा है। खूब भालो। हाँ मेदा जी, केम छो? अरे मजा माचो मोटा भाई, मेरा सोना मेरी फैक्ट्री में नई मशीन्स लगा रहा है। बहुत सारो है तो अपने सोने को काम पे लगाइए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए MFD-शुरू.com पर। तो करें शुरू। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद अब खबर संसद से। संसद में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज दोनों सदनों में विधायी कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में परिसीमन के मुद्दे पर DMK ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ स्थगन हुए और राज्यसभा फिर दिन भर के लिए स्थगित हो गई। तो उधर लोकसभा में भी DMK के इसी मुद्दे पर शोर शराबे के बीच कामकाज नहीं हो पाया। दोनों सदनों के जो चेयर थी, सभापति थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने सदन को चलाने की तमाम प्रयास किए, लेकिन हंगामा नहीं थमा। तो दोनों ही सदन बिना कामकाज के, एक तरीके से देखा जाए तो आज दिन भर के लिए स्थगित हो गए। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में गुरुवार को कोई कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित हो गए। 11 बजे राज्यसभा जैसे ही शुरू हुई, परिसीमन के मुद्दे पर DMK ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण राज्यसभा को पहले 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। 12 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा होता रहा। इसके बाद राज्यसभा को पहले 12:15 बजे तक, उसके बाद दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर वक्तव्य देने वाले थे। वहीं लोकसभा में भी परिसीमन के मुद्दे पर DMK हंगामा करता रहा, जिसके कारण लोकसभा को पहले 12 बजे, उसके बाद दोपहर 2 बजे और उसके बाद हंगामे के कारण पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष और सभापति ने सदस्यों के इस व्यवहार पर आपत्ति उठाई है। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी-शर्ट पहनकर यहाँ आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे, तो सदन नहीं चलेगा। ऑनरेबल मेंबर्स, I will be calling a meeting of the floor leaders in my chamber. I would share with the honorable members what I have seen in the House a while ago.
दोनों सदनों के स्थगित होने पर सबसे ज्यादा चिंता उन सदस्यों को हुई जो अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना चाहते हैं। वहीं सरकार का भी कहना है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं। विपक्ष क्या चाहती है कि सदन चले उनके मर्जी से, सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के मर्जी से नहीं, कानून से नहीं, नियम से नहीं, सदन चले उनके मर्जी से, संविधान चले उनके मर्जी से, डिलिमिटेशन हो उनकी मर्जी से। मैंने उन साथियों से भी अपील की है कि वो बाहर प्रदर्शन करके या फिर मीडिया के जरिए बात रख के हाउस को चलने दें, लेकिन आज हाउस नहीं चल पाया, इस बात का खेद है, लेकिन ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि हाउस चले। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जी ने समस्या का हल करने के लिए ऑल पार्टीज लीडर्स की बैठक बुलाई थी, चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसका हल निकल आएगा। संसद के संचालन में आम जनता के करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष अपनी अपनी तरफ से संसद को चलाने की पहल कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चल पाएं। शैलेंद्र, आलोक, ऋषि के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात किसानों की। पंजाब में किसानों के आंदोलन को भगवंत मान सरकार ने कल जबरदस्ती खत्म करा दिया। आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने कल बड़े किसान नेताओं को हिरासत में लिया पहले और खरौनी और बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों के तंबू उखाड़ फेंके। दिल्ली में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आम आदमी पार्टी ने किसानों का समर्थन किया था, लेकिन अब जब उनकी सरकार के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया साफ तौर पर देखने को सामने आया है। अन्नदाता का अपमान, बुरे फंसे भगवंत मान, अन्नदाता से तकरार, फंस गई पंजाब सरकार। ये तस्वीरें हैं पंजाब के खनौली बॉर्डर की, जहां पंजाब पुलिस की आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। कल रात से ही पंजाब पुलिस किसानों द्वारा रोड पर लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स और उनके तंबुओं को हटा रही है और सुबह से भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। कल देर शाम पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा खनौली बॉर्डर और शंभू बॉर्डर से किसानों को हटा दिया, जहां वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने किसानों द्वारा लगाए गए टेंटों को ध्वस्त कर दिया, उनके द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया गया है। हमारी तरफ से गो एड मिल जाएगा, अगर हरियाणा की तरफ से खुल जाता है तो हम ट्रैफिक इस पे मूव कर सकते हैं, प्लस NHAI की तरफ से सर्टिफिकेट देना, बिकॉज वो भी एक बार रोड चेक करेंगे, रोड चेक करके बताएंगे कि अभी ट्रैफिक इस पे मूव करवा सकते हैं या नहीं। दरअसल किसान संगठन लंबे समय से पंजाब सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को किसान संगठनों की केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक थी। बैठक से वापस लौटते समय ही पंजाब सरकार ने प्रमुख किसान नेताओं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर को हिरासत में ले लिया। इसके बाद से ही किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे हटा दिए गए। किसान संगठन इस कार्रवाई के बाद गुस्से में है। शंभू खनौरी बार्डर के उत्ते जो जुल्म जबर इन्हां ढाया वा, जिन्ना अत्याचार किया वा, जिस तरीके नाल इन्हां ने किसानों को गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज किया, बीबियां को गिरफ्तार किया, उन्हां दी कुटमार की है। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों और विपक्ष के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी सरकार की दलील है कि राज्य में रास्ते बंद होने से व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द समाधान जरूरी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मान सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज़ एंड अब्यूज़ की पॉलिसी है, किसान के नाम को आज तक इस्तेमाल किया, अब किसान को उसी सरकार ने उखेड़ के वहाँ से उनके तंबुओं के ऊपर, जो कि वहाँ से आराम से हटाए जा सकते, बुलडोजर चला के एक मजबूत सरकार होने का इन्होंने जो वो किसानों के हित की बात कभी किया करते थे, आज वो किसानों के नंबर 1 दुश्मन है और पंजाब के किसानों के आंदोलन को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजेपी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को पुराने वादे याद दिला रही है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने X पर पोस्ट कर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पानी, बिजली और वाईफाई मुहैया कराया था, लेकिन अब पंजाब में आप सरकार बुलडोजर चलाकर उनके टेंट और कैंप साइट को गिरा रही है। पिछले किसान आंदोलन के प्रायोजक, किसान संगठनों के स्वयंभू संरक्षक
फॉरेन फंडेड एनजीओ, जॉर्ज सोरेस द्वारा समर्थित एनजीओ सहित कनाडा स्थित पंजाबी पॉप गायक और एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर कूदने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन कभी किसानों के मुद्दों के लिए थे ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को निशाना बनाने के लिए थे। अन्यथा जब पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे जायज हैं, तो इस पूरी चुप्पी को कैसे समझा जाए, जिन्हें पूरा करने का वादा खुद आपने चुनाव के दौरान किया था। किसानों से तमाम वादे करके सत्ता में आई मान सरकार ने 3 साल में उनसे किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में प्रदर्शन के बीच मान सरकार के इस एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। तो कई गंभीर सवाल हैं इस पूरे मसले को लेकर, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। किस प्रकार से पंजाब में स्थिति दिखाई पड़ रही है, अन्नदाता से टकरा फंस गई पंजाब सरकार, भगवंत मान की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ हैं ईशड़ा गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी की समर्थक हैं, कृष्णवीर चौधरी जी हैं, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज संघ के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ईशड़ा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो सीधा सीधा ये यू टर्न है। दिल्ली में सीधे तौर पे समर्थन था किसानों और उनकी मांगों को लेकर, लेकिन जब पंजाब में आपकी अपनी सरकार है तो वहां पे आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं। ये यू टर्न क्यों है, कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे आप? जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। किसानों की जो मांग है वो केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार ही किसानों को एमएसपी दे सकती है, और पंजाब से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, भगवंत मान जी की सरकार उनके साथ है, 24 घंटे बैठकर समाधान करने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी ने किसानों को, अगर आप देखें, का सबसे ज्यादा साथ दिया है। हमने किसानों के खिलाफ लाए गए जो 3 काले कानून हैं उनका विरोध किया। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को किसानों को गिरफ्तार करने के लिए जो स्टेडियम था उसका जेल नहीं बनने दिया। इशरा जी, आप उधर चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मौजूदा समय स्थिति है, और दूसरी चीज तथ्य ये है कि जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो पंजाब सरकार से 18 सूत्रीय मांगे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। वो दिल्ली की एमएसपी की बात अलग है, वो चर्चा चल रही है केंद्र से। उसका बताइए, जो आम आदमी पार्टी का पंजाब सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। जी, जो हमारी किसान भाइयों से बात हुई थी, हमने उनसे ये विनती की थी, हमने उनसे जो विरोध प्रदर्शन के दौरान उनसे प्रार्थना की थी कि जो कम से कम एक तरफ जाने का जो रास्ता है वो खोल दिया जाए। इसके 3 कारण थे। पहला, मुझे अपनी बात खत्म करने के लिए 2 मिनट दीजिएगा। पहली ये बात थी कि 2003 में अगर आप देखें, पंजाब भारत की जो जीडीपी में टॉप कंट्रीब्यूटर था। आज डेट में पंजाब 19 रैंक पर है, बाकी राज्यों से बहुत पीछे हो गया है। दूसरी बात, जो नशे को अगर पंजाब में हमें खत्म करना है, ये हम सबको पता है कि सिर्फ नशा बेचने वालों को पकड़ने से नशा खत्म नहीं होता। रोजगार देना पड़ता है, एंगेज करना पड़ता है। तो प्राइवेट क्षेत्र में राज्यों की तरक्की करना पंजाब के लिए बहुत जरूरी है। और पंजाब में पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ट्रेड हो गया, उसका मामला पिछड़ गया है। तीसरी बात, जो बड़े प्राइवेट प्रोजेक्ट थे पंजाब में, वो पिछले अगर आप 1-1.5 साल से देखें लगभग, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसलिए हमने अपना जैसे जो ट्रेड है, व्यापार है, उसे शुरू करने के लिए किसान भाइयों से विनती की। ठीक है इशरा जी, आप जो तर्क दे रही हैं, हाँ इशरा जी, हाँ, मैं आपकी की बात, हाँ आपकी जो बात है मैं उसी बात को कह रहा हूँ। आप जो तर्क दे रही हैं वो तर्क ये है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़कें जरूरी होती हैं, लेकिन 1 साल के आसपास जब दिल्ली में चला था तो भी सड़कें बंद थी, आवागमन बंद था, पंजाब हरियाणा की तरफ रास्ते बंद थे, दिल्ली यूपी का बॉर्डर बंद था। तो उस समय भी तो समस्या थी, बट आप उस समय समर्थन में थे, अभी विरोध में। तो ये आपका दोहरा रवैया दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं, ये दोहरा रवैया नहीं हुआ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इतने टाइम से जो सड़कें रास्ते बंद हैं, इससे ना कि जो युवा हैं, जो हमारे नशे के खिलाफ जो हमारा युद्ध है वो हल्का पड़ रहा है, जो किसान भाइयों का भी नुकसान हो रहा है, सिर्फ अर्थव्यवस्था की भी बात नहीं है। तो ठीक है, कश्मीर चौधरी जी, ठीक है, किसान नेता कश्मीर चौधरी जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। कश्मीर जी, क्योंकि ये तर्क दे रहे हैं साहब अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, ये डेटा है, सड़कें अगर बंद होगी तो नुकसान होगा, और वो हो रहा था। लेकिन दिल्ली में उस बात की परवाह नहीं थी, पंजाब में परवाह है। किसान के नजरिए से किस तरह से आप देख रहे हैं कल से लेकर आज तक जो हो रहा है वहां पंजाब में? दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरह से आप पार्टी ने समर्थन किया और उस धरना प्रदर्शन से बॉर्डर सील करवाया, कितने लाख लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, हरियाणा की सीमा पर तमाम उद्योग बंद हो गए थे, लोगों को गांव में आने जाने की परेशानियां थी, तब आपका रवैया समर्थन का था। आपने तमाम वायदे किए। क्या पंजाब की सरकार ने किसानों का कर्जा माफी करने का जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया इतना समय बीतने के बाद भी? नहीं, आपने सिर्फ वायदे किए। आपको चुनाव जीतना था,
आपको राजनीति करनी थी। किसानों को जो गुस्सा है वो इसलिए है कि उनको धोखा आपने दिया है, बार बार आप धोखा दे रहे हैं उनको। 13 महीने से वो बैठे हुए हैं। आप उनको चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले दिल्ली की सीमा पे भेज दिया गया, दोबारा आज केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं 4 बार पहले चंडीगढ़ में जाके बात कर चुके, 3 बार कृषि मंत्री बात कर चुके। जहां तक एमएसपी का सवाल है, मैं आपको ये बात बता दूं, स्पष्ट कर देता हूं कि एमएसपी पूरे देश का विषय है और प्रदेश सरकारों का कृषि विषय है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने वायदा किया था कि हम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे, आपने कौन सी फसलों पे एमएसपी दे दी? तीसरी बात, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीद करती है वो केंद्र सरकार के लिए करती है, चाहे धान की खरीद है, गेहूं की खरीद है, मोटे अनाज की खरीद है, दलहन की खरीद है, तिलहन की खरीद है, पूरे देश में हो रही है और पंजाब में सबसे ज्यादा खरीद हो रही है। लेकिन आप ये बताइए कि जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज है। आज आपकी सरकार ने यूटर्न क्यों लिया? और जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों के डेलीगेशन को बुलाया था और 18 मांग पर चर्चा थी, तो क्या वजह थी, कौन सी बात थी कि आप तत्काल बीच में मीटिंग को छोड़ के और कह दिया जो तुम्हें करना करो? आपने डायलॉग को बंद किया। क्यों किया? क्योंकि आपने जो वायदे किए पंजाब के किसानों से उस पर आप खरे नहीं उतरे। किसानों को लगता है कि उनको धोखा दिया आम आदमी पार्टी ने और चुनाव में उनका प्रयोग किया और सरकार बनाई आपने। शेखर जी, आप क्योंकि दिल्ली का आंदोलन हो या पहले के तमाम कई दशकों से आप लगातार इस प्रकार की राजनीति और जो रियल मुद्दे उनको देखते आ रहे हैं, क्या जो 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब की राज्य सरकार के खिलाफ तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको केंद्र पे डाइवर्ट करके क्या एक तरीके से फिर एक नई राजनीति या दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? शेखर जी। नहीं, बिल्कुल हरेंद्र, जो आप देख रहे हैं कि जो पूरा जो इंडिकेशन है बड़ा क्लियर है। पंजाब में एक उपचुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके उनके नेता अरविंद केजरीवाल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो है लुधियाना पश्चिम सीट की उपचुनाव, वो जुलाई तक होने वाला है। उनकी फीडबैक मिली है, जिस तरह पहले इस आंदोलन को छेड़ने में जो काम और लगातार ये करके आज उनको समझ आया कि इस आंदोलन की वजह से पंजाब को नुकसान हुआ है, पंजाब की इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, पंजाब की ट्रेड को नुकसान हुआ है, अभी पता चला है। और उनकी फीडबैक आ रही है, अगर इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे, जो लुधियाने के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कई बार मिलकर बात बता चुके हैं, ये आंदोलन के पीछे आप क्यों पहले लगे थे? जब भी समझौता का बात आ रही थी केंद्र सरकार के साथ, उसको बिगड़ने के काम किए। ये सोचकर ये सारी चीजें 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए एक संकट बनेगी, लेकिन संकट नहीं बनी और उल्टा पड़ गया। अब जाके ये उल्टा कार्रवाई कर रहे हैं। जब बातचीत चल रही है, जब केंद्र सरकार चंडीगढ़ में किसान नेताओं से बातचीत कर रहा है, उस समय बुला के उनको गिरफ्तार करना, वो भी और माहौल बिगाड़ने का काम है। इसका मतलब देखिए, ये केवल मैं डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है। ये लगता है कि अभी एक सुसाइड मिशन हो गया। अभी एक तो पंजाब बिगड़ गया, आप अभी ड्रग चीजों की बात हो रही है कि पहले पता नहीं था जी कि पंजाब किसानों को इस तरह भड़का के जो संगठन लगे हुए थे उसमें तो आम आदमी पार्टी का बड़ा रोल था। वो दिल्ली हो या पंजाब बॉर्डर में सर उपवास रखा था। शेखर जी, दिल्ली में जब चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने उपवास रखा था, वहां जाके सुविधाएं एक तरीके से दी थी, साथ ही साथ पूरा समर्थन किया था। और जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था वहां पर भी किसानों के हक में समर्थन था, लेकिन अभी बुलडोजर चलाते दिखाई पड़ रही है। तो सीधे दो अलग तस्वीरें हो गई ना। ये एक तो अभी बड़ा लगता है कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अभी क्या करें, क्योंकि लोकप्रियता पंजाब में भी कम होती जा रही है। लोग समझ गए ये सरकार इतने वायदे करके आए और वहां पे अभी अरविंद केजरीवाल की क्या इंपॉर्टेंस, क्या लुधियाना वेस्ट की, यही बात चल रही है। एक राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को कैंडिडेट बना दिए, वो अगर जीत के वहां मंत्री भी बन जाएंगे तो हो सकता है उस राज्यसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल चुन के राज्यसभा संसद बन जाएंगे। बिल्कुल, ये भी तमाम कयास चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात को। इष्टा जी, लेकिन मेरा आपसे पॉइंटेड सवाल है कि 3 साल का समय हो गया भगवंत मान की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को पंजाब में। किसानों से चुनाव के समय 3 साल पहले जो वायदे किए थे, जो कि कृषि का राज्य का विषय है और जो राज्य से जुड़े हुए 18 मामले हैं, जिन 18 सूत्री जिन पे बात हो रही थी, उन पे क्यों नहीं किसान को आप समर्थन दे पा रहे हैं? समस्या ये है, उस पर मैं आपसे सीधा जवाब चाहता हूं। जी, अभी भी काफी मीटिंग्स हो रही हैं। भगवंत मान जी की जो सरकार है वो किसानों के साथ बैठकर इन चीजों पर चर्चा करेगी और हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनके साथ है, पंजाब के लोग भी उनके साथ हैं। पर ये जो बातचीत हो रही है रास्ते बंद करने की, वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि नशे
की जो दिक्कत है पंजाब में, वो बहुत एक गंभीर समस्या है और पंजाब में उसे खत्म करने की जो हमारी ड्राइव चल रही है वो बहुत ज़रूरी है। उससे अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, वो बिल्कुल उसका मुद्दा लिंक्ड है, चाहे वो रोजगार देना हो, जो युवा हैं जो नशा कर रहे हैं उन्हें एंगेज करना हो, और उसी के लिए प्राइवेट क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। आना जाना वो सफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तरक्की जिससे हो पंजाब की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इष्टा जी, इसीलिए हमने ये बात तो आपका जो दिल्ली में जब केंद्र सरकार अगर सख्ती जिसने नहीं की, अगर वो करने की बात होती थी, साहब जबरदस्ती उठाएंगे तो ये होगा वो होगा, उसके खिलाफत आप लोग लगातार मुखालफत करते थे, लेकिन उसे वही बुलडोजर का आप एक तरीके से समर्थन करते हैं। इस प्रकार के बुलडोजर की कार्रवाई किसी राज्य में हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग पहुंचते हैं, लेकिन पंजाब में आप लोग खुद बुलडोजर चलवा रहे हैं। जी, ये हमने जब सारे जो हमारे किसान भाई हैं, हमने उनसे जब बातचीत हुई थी, हमने उनसे प्रार्थना की थी, हमने उनसे अपील की थी कि हमारी जो सरकार है वो उनके खिलाफ नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जो रास्ता बंद करने से जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाए, जो युवाओं के खिलाफ जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाए। क्योंकि कृष्णवीर जी, किसान एक तरीके से राज्य की तरक्की में रोड़ा बन गए हैं, उनका एक तरीके से तर्क है। कृष्णवीर जी, किसान पंजाब की तरक्की का रोड़ा हो गए। किसान तरक्की का रोड़ा नहीं है, किसान ने ही पंजाब को यहां तक खड़ा किया है और किसानों की ताकत है जो पंजाब को मजबूती के साथ खड़ा रखा हुआ है। और देश की सीमा को सवाल हो तो किसान के बेटे रखवाली करते हैं और देश के अन्नदाता को आप ये कह रहे कि उसको रोड़ा पैदा कर रहे। अगर ये रोड़े की बात है तो दिल्ली के अंदर रोड़ा आपने पैदा करवाया था और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर कराया था। ये सब साजिश थी देश के खिलाफ। कहां है वो डीपी स्टेट, कहां है जॉर्ज सोरोस का गिरोह? आज क्यों नहीं बोल रहा किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है? और दिल्ली के अंदर जो गुंडागर्दी और नाटक उसने कराया था वो देश के खिलाफ था और अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी देश के खिलाफ, तब आप उसका समर्थन कर रहे थे। आज दुख इस बात का होता है कि जब किसान को धोखा देते हैं, बार बार धोखा देते हैं और फिर धोखा हुआ है, उनको दुख ये है कि हमारे साथ धोखा हुआ और कोई बात नहीं है। अगर आप वायदा नहीं करते और आप वायदों में पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे, आपने कोई वायदा पूरा नहीं किया और आज उनके साथ ये किया। आप प्यार से भी उनको हटा सकते थे, समझा के हटा सकते थे। केंद्र के अंदर देखिए, लाल किले पे इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा राष्ट्र का अपमान हुआ और आप लोगों ने सब जो है तमाशा कराया। उसके बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई जो है नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसानों का मामला था जी। भले ही किसानों के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने दिल्ली की राजधानी के अंदर पूरी गुंडागर्दी करी और तमाम विरोधी दलों ने उसमें आग में जो है घी डाला। ये दुख होता है मुझे कहने में कि जब आपकी बात होती है, आपकी सरकार होती है तो आपका रवैया दूसरा हो जाता है और जब दूसरी सरकार है, केंद्र की बात है, तो आपका रवैया दूसरा। रवैये को सुधारिए। राष्ट्र बड़ा होता है और देश बड़ा है, देश से बड़े नागरिक नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दोहरा रवैया नहीं अपनाते सकते। शेखर जी, सवाल ये भी उठ रहा है लगातार कि दिल्ली में जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त देश विदेश से तमाम लोग जो सामाजिक संगठन के नाम पे तमाम लगे हुए थे। मीडिया पंजाब के जब वही किसान उन्हीं मांगों को लेकर राज्य की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये एक चुप्पी क्यों है? ये भी साजिश की ओर इशारा कर रही है। वहां पे मुखरता, यहां पे चुप्पी। शेखर जी, नहीं, देखिए ये इसमें बड़ा क्लियर है। ये किसान आंदोलन शुरू से ही, ये मेरा लगातार एक विचार है कि शुरू से ही जिस तरह शुरू हुआ वो कानून को लेकर जो भ्रम फैला गया, क्योंकि इतनी मिसअंडरस्टैंड हो गई इन्हें, प्राइम मिनिस्टर ने बड़प्पन दिखा के, क्योंकि किसान भाई ने समझ नहीं पाए इसलिए वापस लिया गया। आज कृषि परिस्थिति ऐसी है, इसमें देखिए कुछ बड़ी सुधार होनी चाहिए। और बार बार ये जो लीगल गारंटी को लेकर, जो एमएसपी को लेकर बातचीत चल रही है, सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है किसान भाइयों को समझाने में। देखिए आपके हित में जो वे करना, देखिए मार्केट को इतना मैनिपुलेट कर देंगे, एक लीगल फ्रेमवर्क देके, ये भी आपके लिए नुकसान है। इसी पर बातचीत चल रही है, लगातार चल रही है, इतनी राउंड्स हो चुका है। लेकिन यहाँ इस तरह कार्रवाई करके मुझे लगता है केंद्र और किसान के बीच में जो बातचीत अच्छी टर्न पर पहुंच चुकी थी, वहां जाके बिगड़ने का काम किया, जो आज की तो आप दृश्य आप देख रहे हैं। बिल्कुल। कृष्ण जी, एक वक्त लगभग खत्म है, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि केंद्र की ओर से बातचीत चल रही है, पंजाब के किसानों में पंजाब की सरकार की हमने एक तरीके से ये तस्वीरें देखी हैं। ऐसे में आप बात आगे जाते किस तरह से देखते हैं? उधर बातचीत चल रही है, उधर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए
और प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को पूरा करना चाहिए सबसे पहले, तभी बातचीत में आगे जो हाथ बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपको अपना एक ही तरफ का एक पक्ष देखने से काम नहीं चलेगा, दोनों पक्षों को देखना है। हम ये नहीं कहते कि सड़कों को जाम करो, हम ये नहीं कहते कि रोजगार ठप होने चाहिए, हम ये नहीं कहते प्रदेश का विकास नहीं होना चाहिए, साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि देश के विकास में सबको सहभागी बनना चाहिए। और जिस तरीके से वहाँ की स्थितियाँ हैं, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि उन सब चीज़ों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। वहां की चीजों को नहीं उजागर किया जा रहा, दिखाया नहीं जा रहा। ये कौन सी तरीका है? संक्षेप में, क्योंकि एक पॉइंट ये भी है कि केंद्र से लगातार वार्ता भी चल रही, 7 दौर हो गए, 8वें दौर की मई में वार्ता उतारने के लिए ये हुआ। और दूसरा चीज ये कि लगातार हम अगर किसान हित में फैसले देखें मोदी सरकार के, तो वो भी आपको लगता है कि वो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है? नरेंद्र, बाजार खोलने का विरोध क्यों किया? आज बाजार न खुलने की वजह से आज किसान की दुर्गति है, उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। और आप बात करें एमएसपी की, एमएसपी सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, लाभकारी मूल्य नहीं होता। हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में, मेरा योगदान है उस रिपोर्ट को तैयार करने में, मुझे मालूम है हमारी स्थितियां क्या है। हम चाहते हैं कि बाजार में किसान खड़ा हो, और प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाए थे वो बाजार को मजबूत, किसान को मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए था, जिसका विरोध किया। विरोध पॉलिटिकल विरोध था। बिल्कुल, राजनीतिक विरोध नहीं होना चाहिए, समस्याओं का समाधान, बातचीत, समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस बार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नागपुर में हुई हिंसा के बाद किस प्रकार से लगातार कार्रवाई चल रही है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि गुनहगार बचेंगे नहीं। क्या है खबर, विस्तार से होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ, कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया।
पहली खबर जिसके लिहाज से बड़ी कह सकते हैं वो थी नक्सलवाद पर करारा प्रहार हुआ है बीजापुर में, जहां पे मुठभेड़ हुई, 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। तो संसद में हंगामा हुआ है, कामकाज ठप रहा है। तो साथ ही साथ किसानों के खिलाफ मान सरकार का एक्शन जो हुआ है पंजाब में, उसको लेकर हमने खबर दिखाई, उस पर चर्चा भी की। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से जुड़ी हुई है। नागपुर हिंसा के बाद से पुलिस लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है। अब तक 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना में पुलिस नुकसान का आकलन कर रही है, तो अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है, तो कुछ इलाकों से कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ जो बदसलूकी हुई थी हिंसा के समय, उसको लेकर भी जांच लगातार जारी है। नागपुर में स्थिति हो रही है सामान्य। हिंसा के गुनाहगारों पर FIR, हिंसा की होगी पूरी जांच, नहीं बचेंगे गुनाहगार। नागपुर में भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति सामान्य हो रही है, जिसके बाद 2 थाना क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया है, तो वहीं कुछ इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट भी दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। नागपुर कलेक्टर के मुताबिक सरकार हिंसा में नागरिकों की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा जारी करेगी। इस बीच DCP नागपुर ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मामले में कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 4 साइबर सेल से जुड़ी हैं, जिसमें मामले से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए 2 समुदायों के बीच वैमनस्य, हिंसा और अभद्रता भड़काने की कोशिश के आरोप हैं। 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर हिंसा भड़काने का काम किया था। उसमें फहीम खान भी है। FIR अलग अलग ली गई है। एक FIR में उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जिन लोगों ने चादर जलाने वाला वीडियो मॉडिफाई करके फैलाया, जबकि दूसरे FIR में वायलेंस के वीडियो को फैलाने वालों के खिलाफ है। एक FIR में वायलेंस को ग्लोरीफाई करके और वायलेंस करने की अपील की गई है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अभी तक 80 लोगों के ऊपर हम उनको कस्टडी में है और 11 उनके अलावा 11 लोग माइनर हैं। Accused is accused, those who have engineered it, they are part of this, and if it is part of some conspiracy, that is also being established, and this is part of the investigation. हमारा परसों से पंचनामे शुरू हुए, हमारी पूरी टीम उस एरिया में है, तो अभी फाइनल आंकड़े हमारे आने हैं। इसमें आंकड़े बढ़ने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन हमारा एक ही प्रयत्न है कि जिन भी लोगों को डैमेज हुआ है, एक भी नागरिक को, सिटीजन को इस पंचनामे से छोड़ा नहीं जाएगा। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। भाजपा ने नागपुर हिंसा को गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। नागपुर की घटना स्पष्ट रूप से गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है। किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ लोग विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं। गौरतलब है कि सोमवार को औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर फैली झूठी अफवाहों के कारण सोमवार को नागपुर में हिंसा भड़क गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश शीतल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर
फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन अच्छा आता था। गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तब पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी के उद्देश्य से 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में परिषद ने 8 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। परिषद की ओर से भारतीय सेना के उपयोग में आने वाले T-90 टैंक के लिए 1350 HP इंजन, वहीं भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो की खरीद पर सहमति दी गई है। इस टॉर्पीडो की अतिरिक्त मात्रा को शामिल करने से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले पनडुब्बी खतरों के विरुद्ध नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं।
जानिए कैसे, mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार।